जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी का उदाहरण हमारे साथ में है डीएसपी मोहन कपूर कुमार। एक साधारण से परिवार से होकर के इन्होंने डीएसपी की परीक्षा पास की और परीक्षा में 21वीं रैंक लेकर के आए। इन्होंने न सिर्फ क्षेत्र का, परिवार का, बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। वर्तमान में सिधौली में तैनात हैं, क्षेत्राधिकारी के रूप में तैनात है। हमारे साथ में सिधौली क्षेत्राधिकारी मोहन कपूर कुमार जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि शुरुआती परीक्षा के दौरान किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। साथ ही एक जो विद्यार्थी होता है उसके सामने एक ये चैलेंज होता है कि साधारण से परिवार से आने के बाद में वो इस प्रकार की बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करे। इसी के साथ में कई बार बच्चों में यह प्रायः देखा गया है कि वह बताते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे पास में पैसे नहीं हैं, ऐसे में बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें। इसका उदाहरण क्षेत्राधिकारी सिधौली ने पेश किया है अपने जनपद में। उनसे हम जानेंगे कि परीक्षा के बाद कौन से टिप्स हैं जिनको फॉलो करके बच्चे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। साथ ही प्रायः देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं उनमें परीक्षाओं को लेकर के काफी मानसिक दबाव महसूस वो करते हैं, उस दबाव से कैसे निपटा जाए। इन्हीं सभी सवालों के लिए आज हम पहुंचे हैं क्षेत्राधिकारी सिधौली मोहन कपूर कुमार जी के पास में। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा कि आपने काम के अलावा जो ये इस पहलू को भी छुआ, क्योंकि हर एक विद्यार्थी के लिए जब वो कहीं किसी पद पर पहुंचता है तो ये सबसे संवेदनशील जो है उसका एक यहाँ पर अप्रोच रहती है। तो थैंक यू आज जो है इस पर बात करने के लिए। थैंक यू सर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एक साधारण से परिवार से आने के बाद में, जैसा कि हमने कई पब्लिक डोमेन में देखा कि साधारण से परिवार से मजदूर माता पिता के होने के बाद में आपने डीएसपी की परीक्षा पास की, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? निश्चित रूप से ये सच है, क्योंकि मेरे पिताजी सामान्य मजदूर थे और माता जी गृहिणी थी और घर में मैं सबसे बड़ा था। और इसमें एक आश्चर्य की बात थोड़ी सी आपको ये लगेगी कि एक लंबे समय तक मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया था। मैं 6th क्लास के बाद में फिर कभी कॉलेज जाने का मुझे मौका नहीं मिला। उस समय व्यवस्था ऐसी थी कि मैं 2013 में मैंने प्राइवेट अपना हाई स्कूल किया, इंटर किया मैंने 2015 में। तो उस दौरान भी मुझे जो है स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। और अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत सारे लोगों को आश्चर्य होगा कि इंटरमीडिएट जो मैंने 2015 में किया था, उस समय इंटरमीडिएट करना बहुत आसान सी चीज़ थी, बट उसके बावजूद भी मेरे इंटरमीडिएट में 52% मार्क्स हैं, जो शायद मुझे लगता है कि आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि सबसे खराब मार्क्स हैं। क्योंकि इसमें 30 नंबर जब भी जिस भी सब्जेक्ट में होते थे वो प्रैक्टिकल के ऑलरेडी मिल जाते थे। तो अगर मैं बात करूं कि 70 में से लगभग 22% जो है मुझे मिले हुए हैं, तो ये एक खराब कहीं ना कहीं विद्यार्थी का संकेत होता है। उसके बाद में बहुत सारी चुनौतियां थी। मेरे फादर एक्सपायर हुए थे 2013 में एक एक्सीडेंट के दौरान, और उसके बाद में मुझे लगा कि जो है सब कुछ खत्म हो गया है। तो मेरे मन में आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं घर में सबसे बड़ा था, जिम्मेदार सबसे ज्यादा मैं ही था, और हम लोग 5 भाई बहन हैं। और मुझे लगा कि क्या मैं करूं, तो मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। और उसमें बहुत सारी चुनौतियां आई, लेकिन मैं समझता हूं कि जब आप किसी रास्ते पे निकल जाते हैं और आप कुछ ठान लेते हैं तो अक्सर जो है बहुत सारे रास्ते ऐसे आपको मिल जाते हैं जो आपकी मंजिल की तरफ आपको ले जाते हैं। आपके छोटे भाई जो हैं उन्होंने बड़े भाई की भूमिका निभाई, आपने एक इंटरव्यू में कहा। हाँ, ये बहुत संवेदनशील है मेरे लिए, क्योंकि जब मैं बड़ा था और मेरे ऊपर ही मेरे पिताजी के जाने के बाद में सारी जिम्मेदारियां आ गई थी, उस समय मेरा यह निर्णय कि मुझे पढ़ना है, यह सबको चौंकाने वाला था, क्योंकि वास्तव में मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करना था। लेकिन मैंने अपने परिवार को अपने साथ में बिठाया और उनसे कहा कि आप ये समझ लीजिएगा कि मैं आपके लिए मर गया हूँ। यही मेरे शब्द थे उस समय। और अगर मैं कुछ बन गया तो ये बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं बना तो फिर आप
वो मैं कभी बहुत बेहतर सुविधाएं नहीं दे पाऊंगा या वो नहीं दे पाऊंगा जो आज के जीवन में, वर्तमान जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। उस समय मेरा छोटा भाई था और मैं, वो बस उम्र में ही छोटा है, कद उसका मुझसे बहुत बड़ा है। उसने कहा कि नहीं भैया आप पढ़िएगा, घर में जो भी चीजें होंगी वो मैं करूंगा। और उसने भी जो है मजदूरी की और तमाम तरह के कार्य किए, और वो वास्तव में मेरे लिए जो है वो एक बड़ा भाई है, क्योंकि उसने जो भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आनी थी उनको अपने ऊपर लिख लिया। आपने डीएसपी की परीक्षा पास की, लेकिन आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और यूपीएससी छोड़ करके इस परीक्षा को पास करना। निश्चित तौर पे मैं शुरुआत में जब 2018 में मैंने ग्रेजुएशन किया था, और ये एक जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया था अक्सर उसका रिजल्ट जो है दिसंबर या नवंबर में आता था। बट ऐसा पहली बार हुआ कि मई में मेरा रिजल्ट आया ग्रेजुएशन का। और ग्रेजुएशन का जब रिजल्ट आया तो उसी समय जो है फॉर्म फिल किए जा रहे थे यूपी पीसीएस के भी। बट यूपीएससी में एक ये रहता है कि आप उसमें अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट ना भी है तो भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। बट पीसीएस में ये है कि आपको पहले जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी। ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई, मैंने अप्लाई किया, यूपीएससी के लिए भी अप्लाई किया, इसके लिए भी अप्लाई किया, और देखा कि जो है मुझे इसमें प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ और इंटरव्यू कॉल भी हुआ फर्स्ट टाइम में ही। तो तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं मेरे लिए सबसे ज़रूरी है कि इस समय एक जो है एक अच्छी जॉब मैं अपने लिए जो है कहीं ना कहीं एक सेव कर लूँ, उसके बाद मैं यूपीएससी के लिए आगे बढ़ूंगा। दुर्भाग्य से उस समय 1 नंबर से मेरा सीटीओ का एक पद है, तो 1 नंबर से मैं रह गया था, अंतिम परिणाम में आने से वंचित रह गया था। तो उसके बाद फिर मैंने लगातार अपने आप को और पुश किया और कोशिश की कि कहीं ना कहीं एक बेहतर जॉब जो है मैं पीसीएस के थ्रू ही लेने की प्रयास करूं। आप आपने कई बार परीक्षाएं दी, कितनी परीक्षाओं में आपको असफलता का सामना करना पड़ा? नहीं, मैं इस तरह से अगर कहूँ कि असफलताओं का सामना तो बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ा, और जितनी भी असफलताएं मुझे मिली हैं उनमें कहीं ना कहीं सफलता का एक जो है पुट छिपा हुआ था। वास्तव में जब मैं 2015 में अपना इंटर किया था तो जैसा मैंने बताया कि मेरे 52% मार्क्स थे। बट कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, यहाँ से शुरू होती है। मैं अपने ग्रेजुएशन में डीएस डिग्री कॉलेज जो है अलीगढ़ से जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो मैं अपने फर्स्ट ईयर में अपनी क्लास का टॉपर था, कॉलेज टॉपर था। मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया ग्रेजुएशन में। इसके अलावा फिर उसके बाद मैंने एमए किया है पॉलिटिकल साइंस से, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ पॉलिटिकल साइंस में। मैंने बीएड किया है, बीएड के दौरान जब मैं एंट्रेंस दे रहा था तो मेरी ऑल इंडिया 3rd रैंक थी, जबकि मैंने उसकी तैयारी भी नहीं की थी। मेरे फर्स्ट ईयर में जब मैं पीजी कर रहा था उसी समय मैंने नेट जीआरएफ जो है कर लिया था। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी मैं एलिजिबल था और लगभग जो है चयन हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि मुझे सफलताएं ज्यादा मिली, मुझे सफलताएं ज्यादा मिली, और जो असफलताएं मिली उन्होंने मुझे सफलता के लिए प्रेरित किया। अगर मैं बात करूं प्रतियोगी परीक्षा की तो मैं सिर्फ पीसीएस या यूपीएससी के लिए जो है अपने आप को पुश करता रहा हमेशा, और हमेशा समझता था कि कोई और जॉब शायद मैं निकाल नहीं पाऊंगा, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड इस तरह का था कि मेरे को बहुत ज्यादा न तो मैथ बहुत ज्यादा आता था, ना ही जो है बहुत सारी और चीजें हैं, तो उन चीजों को लेके मैं बहुत डिस्टर्ब रहता था। जब शुरुआत की थी मैंने तो मुझे किसी ने बताया कि यूपीएससी की तैयारी होती है, तो मैंने पूछा क्या यार, मतलब क्या चीज होती है कि नहीं उसमें सामान्य जैसे भाषा में बोलते हैं ना कि नहीं आप डीएम बन जाओगे, आप जो है कप्तान बन जाओगे, आप एसडीएम बन जाओगे, आप सीईओ बन जाओगे। तो मुझे लगा यार इसके लिए करना क्या पड़ता है। तो मैं कुछ लोगों से इस बात को लेके सकता बस जब बात करता था तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें अलग तरह की जो है तैयारी करनी होती है। हमने कहा कि क्या तैयारी करनी होती है? बोले कि आपको इसमें क्या करना है कि प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन इस पे बात करनी है। कहीं अगर समस्या है, चाहे वो सामाजिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, राजनीतिक समस्या हो, तो समस्या है तो उसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं। मुझे बड़ा इंटरेस्टेड लगा, मैंने कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसमें ना कहीं मैथ को बहुत वो करना है। तो इसको लेके मैं शुरुआत में आगे बढ़ा था। बट जैसा कि मैंने बताया कि मुझे
सिविल में जाने के लिए इतने सारे मतलब वो लगते थे, मुझे मजा आने लगा था ये सब चीजें करने में। मुझे ऑब्जेक्टिव चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी। जहाँ जो वनडे एग्जाम होते हैं मैं कभी वो निकाल भी नहीं पाता। अगर मुझसे कोई कहता कि नहीं आप जो है वनडे एग्जाम बहुत आसानी से निकाल दोगे, तो वो मेरे से नहीं होगा। मुझे रिटर्न बहुत अच्छे लगते थे। मुझे मतलब थोड़ा सा डीप स्टडी करना पसंद था, किताबें पढ़ना पसंद आने लगा था, क्योंकि शुरुआत में पढ़ने के उतने मौके नहीं मिले थे, और जब मिले तो मुझे लगा कि इसमें बहुत मजा आ रहा है। तो पढ़ने में बहुत मजा आ रहा था, और खास करके प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन, वही चीज मुझे यूपीएससी में और पीसीएस में आगे ले जा रही थी। फाइनली यूपीएससी में मैं मेंस के लिए गया, और जो है 2 बार मेरा मेंस मैंने वहां से वो किया। बट कई सारी और भी चीजें हैं जो जैसे जब मैं पीसीएस में आया तो मुझे लगा कि यार अपने स्टेट में यहाँ जो है सेवा करने का मौका मिलेगा। कई सारी और भी चीजें होती हैं, तो मुझे लगा कि ठीक है पीसीएस बेटर है। और जब मैं इस सेवा में आ गया तो अ, फिर उस समय उतना समय नहीं मिल पाया, वरना मैं प्रयास अवश्य करता कि यूपीएससी के लिए क्वालिफाई करूं। हम देखते हैं कि इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चे लाखों रुपए कोचिंग में खर्चा करते हैं, लाखों का पैकेज होता है कोचिंग का। ऐसे में कम पैसों में, कम संसाधनों में आपने ये बड़ी परीक्षा क्रैक की है, कि हाँ, इसका श्रेय किसको देंगे? नहीं बिल्कुल, इसमें सिर्फ मेरा योगदान नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उस हर व्यक्ति का योगदान है जिसने मुझे कहीं ना कहीं सहारा दिया है। लेकिन अगर मुझे एक कोई नाम लेना हो तो डॉक्टर पंकज कुमार बर्मन। वो मेरे लिए मतलब ईश्वर के समान है। मैं जब भी उनको याद करता हूँ तो कई बार मैं कोशिश करता हूँ कि प्रशासन में उनकी तरह मैं बन पाऊँ। मैं जब 2017 में जब ग्रेजुएशन में था तो वो एसडीएम थे तहसील कोल जनपद अलीगढ़ में। और उस समय उन्होंने एक मुहिम शुरू की थी कि मुझे ऐसे बच्चों को पढ़ाना है जो आर्थिक रूप से परेशान हैं, और खास करके यूपीएससी या पीसीएस के लिए वो जाना चाहते हो। उस समय मेरी मुलाकात उनसे हुई थी, और हम काफी सारे लोग उनसे प्रेरित होकर पढ़ने की तैयारी करने लगे। 2018 में जब मैं सेलेक्ट हुआ तो मैं अकेला नहीं, मतलब जब मेरा प्री हुआ तो मैं अकेला नहीं, 40 लोग थे जिन्होंने मेंस लिखा, और उसमें से बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए। उन्होंने एक प्रोग्राम सिस्टम शुरू किया वहां पर, मालवीय वहाँ पुस्तकालय है अलीगढ़ में, और वहां पर उन्होंने ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए एक माहौल बनाया, और हम सब लोग उसमें जो है तैयारी करने लगे यूपीएससी और पीसीएस की। उसको उन्होंने जो है सिविल की तैयारी करने के लिए प्रिपेयर किया था। आज उसमें से लगभग 300 बच्चे पीसीएस यूपीपीएससी के एग्जाम को क्रैक करके आगे बढ़ चुके हैं, खास करके ये बी ग्रेड की जॉब में। कुछ लोग आईएएस भी हैं, कुछ लोग आईपीएस भी हैं। मेरे बहुत सारे लोग दोस्त जो है एसडीएम के पद पे भी हैं, बहुत सारे डिप्टी एसपी है। इस बार भी लगभग 20 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, जो इंटरव्यू चल रहे हैं यूपीपीसीएस में। तो उन्होंने जिस तरह से हम सबको जोड़ा और एक माहौल ऐसा दिया जहां पर जो है हम आगे बढ़ सकते थे, मेरे लिए वो ईश्वर के से कम नहीं है। उन्होंने जो है हमको उस जगह से वहां निकाल दिया जहां वो है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि हम भी कुछ उनकी तरह कर सकें। आज भी वो संस्थान चल रहा है, लगातार उसको रन कर रहे हैं। उसमें इस तरह का मैकेनिज्म उन्होंने तैयार किया है कि जैसे कोई बच्चा सेलेक्ट होता है तो वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट वहां करता है, कुछ न कुछ लेक्चर वगैरह वहां देता है, उनकी कॉपियां चेक की जाती हैं। तो एक बहुत बेहतर माहौल मिला हुआ है, हम सब लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा हमारे लिए आदर्श है। आज हम देखते हैं कि जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, आज मार्क्स का सबसे ज्यादा जमाना आ गया है। आज लोग अंकों के पीछे भाग रहे हैं। जब बच्चों के अंक कम हो जाते हैं परीक्षाओं में, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हो या आम परीक्षाएं हो, ऐसे में कई बार बच्चे आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता था जब भी मैं तैयारी करता था। ऐसा नहीं है कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ। मैं 2018 में पहली बार मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, उसके बाद मैं दूसरी बार में मेरा प्री नहीं हुआ था, तीसरी बार में मेंस नहीं हुआ था। मुझे लगा था कि नहीं मैं तो इस बार रैंक लेके आऊंगा, बट मेंस नहीं हुआ था। तो और चौथी बार में फाइनली मैं डिप्टी एसपी के पद पे सेलेक्ट हुआ। इसके अलावा अगर मैं यूपीएससी की भी बात करूँ तो प्री भी हुआ, मेंस भी हुआ, बट फाइनल सेलेक्ट नहीं हुआ। तो कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन मुझे हमेशा पढ़ते समय मजा आता था।
हमारे आसपास के लोग इतने बेहतर हुए। तो मुझे लगता है कि जो खास करके जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उन लोगों के मन में ये सारी चीजें थोड़ा कम आती हैं, बिकॉज जो सिलेबस है वो इतना ब्रॉड है, वो इतना अच्छा है कि अगर आप उसे पढ़ते हैं एक बार तो निश्चित तौर पे आके आप एक बेहतर ह्यूमन तो बन ही जाते हैं। मतलब आपको ये सारी चीजें बहुत पीछे छूट जाती हैं कि आप कभी हतोत्साहित हो गए आत्महत्या जैसे फैसले लेने लगेंगे। आज भी मैं देखता हूँ कि चाहे वो आपका दिल्ली हो या प्रयागराज हो, लाखों की संख्या में बच्चे हैं, बट हाँ वो इतने मैच्योर हो चुके हैं, इतने प्रिपेयर हो चुके हैं कि वो कभी आत्महत्या के लिए उतने जो है कदम नहीं, जब जैसे कि हम देखते हैं आईआईटी वाले बच्चे हैं, या फिर हम देखते हैं कि जो है बहुत सारे कोटा में हैं तो वहाँ पर आत्महत्या जैसे केसेस ज्यादा होते हैं। तो मैं से एग्जाम को इतना मतलब अपने आप में इतना ये बेहतर है कि जब हम इसकी तैयारी करना शुरू करते हैं तो एक अलग जर्नी जीते हैं। आज भी मुझे मजा आता है, मुझे पढ़ते देखते हुए मजा आता है। किताबें जब भी मैं देखता हूँ तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और वो आज सेलेक्ट होने के बावजूद भी मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी तैयारी के दिन थे वो बेहतरीन दिन थे। और उस समय हम सब लोग डिस्कस किया करते थे। हमेशा पढ़ाई को हमने अपने रूटीन का इस तरह से पार्ट बना लिया था कि जब हम पढ़ रहे होते थे तब तो पढ़ ही रहे होते थे, बट जब कभी खाना भी बना रहे होते थे या कभी टहल भी रहे होते थे या दोस्तों के साथ में कहीं जोक सपाट कर रहे होते थे तो उसमें भी एक तैयारी का पुट होता था, क्योंकि उसमें हम व्यवहारिकता भरी सारी चीजें समझते थे और हम उनको अप्लाई करते थे। क्योंकि बिकॉज यह तैयारी आपको हर तरह पे वो देती है। इसके 3 लेयर हैं। आप प्रीलिम्स में आपको ऑब्जेक्टिव चीजें बहुत ज्यादा अच्छी तरह से पूछी जाती हैं। जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तो आप देखते हैं कि आप जो है हर प्रश्न के जवाब जो है थोड़ा सा डीप में जाके खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज दैट कहीं पोल्यूशन है, कहीं पर गरीबी है, कहीं महिलाओं के साथ में अत्याचार है, बहुत सारी चीजें, तो उनको हमको जो है डीप में जाके पढ़ना पड़ता है। फिर जब इंटरव्यू जब आप देखते हो तो आप कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी को बहुत बेहतर करने की कोशिश करते हो। तो वो सब चीजें हमारी जो दिनचर्या थी उसमें कहीं ना कहीं तैयारी छिपी हुई थी। एक सामान्य जीवन में पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बाद से अचानक रिजल्ट आता है। रिजल्ट में रोल नंबर डालने के बाद में देखते हैं और पता चलता है कि हम डीएसपी बन गए हैं। एक झटके में हम कुछ समय पहले साधारण व्यक्ति थे और एक झटके में रिजल्ट आने के बाद पता चला हम डीएसपी बन गए हैं। क्या सबसे पहले मन में भाव आया होगा? जिस दिन रिजल्ट आना था तो हम सबको लोगों को आइडिया हो गया था। मैं मतलब अपनी कोचिंग में ही था, जो मैंने बताया कि सिविल सेवा मार्गदर्शिका के नाम से जो चलती है अलीगढ़ में, तो मुझे पता पड़ा आज जाना है। तो एकदम फोन को हमने साइलेंट कर लिया और बस अपने मन में किसी का फोन भी नहीं उठा रहे हैं, किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं। वो दिन मतलब भूल ही नहीं सकते। मैं और मेरा दोस्त था शुभम, एक्चुअली में हम 2 बार से वही देख रहे थे। तो वो क्या था कि मुझे लग रहा था यार मैं 3 बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे पता नहीं क्या है कि मैं इस बार देखूंगा ही नहीं, भाई तू ही देखना। तो शाम को लगभग 5 साढ़े 5 बजे रिजल्ट आने वाला था। तो लैपटॉप उसने खोल रखा था, हम दोनों बैठे थे जस्ट, और बैठे थे तो अचानक से उसने कहा कि आ गया। पता पड़ जाता है तो उन्होंने कहा कि आ गया, ठीक है। तो उसने पहले देखा अपना और उसने कहा कि मेरा नहीं हुआ। तो मैंने अपने मुंह पे एकदम से हाथ रख लिया, तो मैं कहा, यार ये गड़बड़ है। फिर उसने अगली बार बोला कि सर आप डीएसपी बन गए। मैंने कहा नहीं यार। तो बोला कि नहीं 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 आप डीएसपी बन गए। और वो मोमेंट मैं अपना रोल नंबर लगा के मुझे लगता है कि मैंने 10 बार चेक किया होगा कि सही है कि नहीं है। पूरा मतलब एडमिट कार्ड निकाला, ये ठीक है। और हम दोनों रो रहे थे। वो इसलिए रो रहा था क्योंकि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था और मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रहा था। वो शायद जमाने भर की तकलीफें थी जो खत्म हो चुकी थी। और मैंने सबसे पहले अपने घर फोन किया और मैंने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, डीएसपी बन गया हूँ। तो मेरी मम्मी ने बोला क्या होता है ये? तो मैंने कहा इनकी बहुत बड़ी पोस्ट होती है। कि अच्छा दरोगा से बड़ी होती है क्या पुलिस में? मैंने कहा हाँ दरोगा से बड़ी होती है। तो वो चीज थी। फिर मैंने पंकज सर को फोन किया और निश्चित तौर पे वो बड़ा भावुक दिन था। और उस जब भी मैं उसे याद कर रहा हूँ तो बड़ा इमोशनल एक टच हो जाता है। उस समय मेरे पास में 10 रुपए थे और मुझे अपने सर के पास जाना था सबसे पहले। उनके यहाँ तक जाने का किराया 15 रुपए था। तो मैंने उसी दोस्त से जिसने मेरा रिजल्ट देखा था और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था उससे कहा था यार वो मेरे को ना 50 रुपए दे दे। तो उसने कहा ठीक है। तो मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं उसको बहुत बुरा ना लगे। उसको साथ लेके जब मैं गया और
रात को करीब 2 बजे मैं लौटा। बहुत सारे लोग मुझे गले में हाल पहना रहे थे, ये कर रहे थे, वो सारी चीजें हो रही थी, बहुत सारा कुछ हो रहा था। बट हाँ, सच्चाई ये थी कि मुझे जब मैं वापस अकेला कमरे में आया तब मुझे लगा मैं क्या बन गया हूँ। तो फिर मैं वही छत पे गया। जब मैं तैयारी करता था तो अक्सर अपनी छत पे जाता था, और रात को 2 बजे या 3 बजे मैं उस मतलब छत से देखता था पूरी दुनिया को, और हमेशा अपने मन में ये चीज सोचता था कि मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कहीं तो ईश्वर ने मेरे लिए कुछ लिखा होगा। जब पूरी दुनिया सो रही है और मैं जाग रहा हूँ, तो कुछ तो ऐसा होगा जो मेरे लिए ईश्वर ने, ईश्वर इतना तो नहीं हो सकता कि मुझे कभी कुछ न मिले। तो उस दिन जब मैं गया तो वास्तव में दुनिया एक अलग दिख रही थी, लेकिन हाँ, उसमें मुझे अपनी खुशी भी महसूस हो रही थी। तो नो डाउट कि जब आप कुछ बनते हैं तो कुछ लगता है, और वो अचानक से हो जाता है। इवन अगले दिन मुझे किसी कार्यक्रम में बुलाया गया और वहां मैं एज ए चीफ गेस्ट था, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हुआ था। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे पास में वहां जाने आने के पैसे नहीं थे, और वो 4 किलोमीटर जगह थी। मैं वहां से पैदल आया, बिकॉज मैं डीएसपी होकर किसी से पैसे नहीं मांग सकता। उससे पहले मैं मांग लेता था, उससे पहले मैं 10-20 रुपए मांग लेता था सबसे। लेकिन आप सोचिए, किसी जगह पे मेरे को बुलाया गया है एज ए चीफ गेस्ट, और मैं वहां पहुंच तो गया हूँ, क्योंकि मेरे पास 10-15 रुपए बचे थे, तो वो एक तरफ से लग गए। और उस तरफ जब कार्यक्रम खत्म हो गया, तो जब उन्होंने बाहर तक मुझे छोड़ा गेट तक, तो मैंने कहा, मैं ठीक है, मेरा एक दोस्त आ रहा है, मैं उसके साथ में चला जाऊंगा, आप जाइएगा। मैं 10 कदम आगे जाने के बाद में फिर वहां से पैदल चलता हूँ 4-5 किलोमीटर। तो जब आप बनते हो तो निश्चित तौर पे जो है बहुत चेंज होता है। आप सिलेक्ट होने के बाद में घर गए, उस दौरान की हमने कुछ फोटोज देखी, हम दिखाएंगे भी। उस फोटोज में आप कार के ऊपर हैं और ऐसे अभिवादन लोगों का कर रहे हैं, माला पहनाए हैं। साथ में एक फोटो मैंने देखी जो काफी भावुक करने वाली थी। आपकी मदर और भाई जो आपको गले लगा रहे थे, साथ में वो रो रहे थे, और ऐसे में आपकी आंखों में भी आंसू दिखा दिए। उस समय क्या आपने महसूस किया जब आपने अपनी माता जी को देखा, और माता जी और परिवार के अन्य लोगों की आंखों में आंसू थे आपको माला के साथ में देख करके जब स्वागत नहीं, हुआ? वो बड़ा भावुक पल था। देखिए, मैं 2013 में मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, और मेरा कच्चा मकान पूरे घर में। मैं ये बात अब आज आप पूछ रहे हैं तो बता रहा हूँ कभी। तो 2013 से लेके 2022, 9 साल का गैप था, और वो 9 साल की मेहनत हर दिन जो होती है, तो कहीं ना कहीं भावनाएं जुड़ी होती है, सबकी भी जुड़ी होती है, मेरी भी जुड़ी थी। तो जब उनको लगा कि कुछ बन गया है, तो घर वालों ने, मुझे नहीं पता था कि ये सब करेंगे, तो उन्होंने खुद एक गाड़ी और वो सब लगा के, नहीं नहीं नहीं, वो तो मैंने मना नहीं किया, क्योंकि सब लोगों की अपनी जो है भावनाएं होती हैं। मुझे नहीं पता कि वो सही है या गलत है, बट हाँ, ये चीज थी। रही बात मेरी मम्मी और मेरे भाई की, तो जितनी मेहनत मेरे बनने में मैंने की है, उससे कई गुना गुना ज्यादा उन लोगों ने की। बिकॉज मेरी फैमिली को मैं इसलिए बहुत वो मानता हूँ, हम लोग बहुत गरीब हैं, बट सोशली बहुत उस तरह से पावर नहीं है। बट मुझे लगता है कि मेरे परिवार जैसा कोई परिवार नहीं होगा। मैं घर में सबसे जिम्मेदार था। आप सोचिए, जिसके पिताजी खत्म हो जाते हैं, और घर में मेरी सिस्टर की शादी हमने 2015 में की थी। सबसे पहले हमने सिस्टर की शादी की थी, और उसके बाद में पूरा सोसाइटी आपसे पूछती है कि भाई, तुम घर के जिम्मेदार सदस्य हो, तुम कहाँ जो है किताब और पेंसिल पकड़ के जो है कहाँ पढ़ने के लिए लग गए हो। आपको तो क्या करना चाहिए, आपको तो घर का पालन पोषण करना चाहिए, आपको मेहनत मजदूरी करनी चाहिए, आपको जो मतलब खेत वगैरह उसमें काम करके भैया अपना जो है गुजर बसर करो। तो 5-6 साल तक तो लोगों को ये समझने में निकल गया कि ये कर क्या रहा है। बाकी आसपास के जो लोग थे, तो वो घर वालों से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कहते होंगे, बट मेरे घर वालों ने मुझसे कभी भी ये नहीं पूछा कि बेटा तुम कर क्या रहे हो। मेरा जो छोटा भाई था, मैं सच बता रहा हूँ कि उसे जब भी ऐसा पता पड़ता था ना कि इसका एग्जाम आने वाला है, वो घर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझसे बताता ही नहीं था। मेरे भाई को, छोटे भाई को बहुत प्रॉब्लम हुई, से बुखार आ गया, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया, बट उसने मुझे बताया ही नहीं। जब मेरा एग्जाम क्लियर हो गया और मैंने फोन किया घर पे, क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा था कि भैया 1 महीने से छोटे भाई की तबीयत बहुत खराब है। हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हो। तो इतना मतलब डीप
वो उनको नहीं पता है कि क्या है, लेकिन उनको भरोसा था कि ये कुछ करेगा। तो वो 9 साल के बाद में जब उनको इसका परिणाम मिला कि भाई कुछ हो गया है, तो वो खुशी के आंसू थे। अब आज पे बात करते हैं, तीनों कानूनों पे बात करते हैं। अभी 3 कानून बनाए गए हैं। इन कानून का किस प्रकार से सदुपयोग होगा, आम नागरिक किस प्रकार से सुरक्षित महसूस करेगा? जो अभी 3 कानून जो हमारे बीएनएस है, बीएनएसएस है और बीएसए है, इन तीनों कानून जो जुलाई 2024 से चलन में हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि ये कानून वर्तमान समय की आवश्यकताओं को देखते हुए बनाए गए थे, इनमें बहुत सारे चेंज किए गए हैं, खास करके महिलाएं और बच्चों के लिए उनको किस तरह से हम और सेफ्टी प्रदान कर सकते हैं। कानून थोड़े और मजबूत किए गए हैं, खासकर महिलाओं के लिए कैसे कैसे उनके साथ में बातचीत करनी चाहिए, कैसे उनको जो है उनके साथ में जो भी अपराध हो रहे हैं उनके लिए जो है उनसे पूछना है, कहाँ उनका बयान लेना है। तो एक डिटेल जो है लॉ बने हुए हैं, और उसमें जो पुलिस कर्मचारी हैं उसको फॉलो भी कर रहे हैं। इसी तरह से एक आम आदमी जो थाने तक नहीं पहुंच पाता है, उसकी कैसे एफआईआर दर्ज हो सकती है, किसी दूसरे थाने में कैसे एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं खास करके सर्किल सिधौली में कि इस प्रकार की जो कानूनों की जो वर्तमान आवश्यकता है उनके उद्देश्यों को ध्यान में रख के जो है बेहतर पुलिसिंग का जो है हम एक जो है प्रोवाइड करा सके प्रत्येक व्यक्ति को। जो भी किसी के साथ, जब भी किसी के साथ अपराध होता है तो 2 चीजें हमारे लिए चुनौती होती हैं। पहला तो अपराध को समाप्त किया जाए, दूसरा उसकी पुनरावृत्ति न हो। तो उसको लेके जो है लगातार जो है मॉनिटरिंग भी होती है, काउंसलिंग भी होती है। अगर किसी के साथ एक बार अपराध हो गया है तो कहीं ऐसा तो नहीं है बार बार उसके साथ में कुछ हो रहा है तो उसमें, लेकिन इसमें मुझे जो लगता है, मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि जो जनता है उसका भी बहुत बड़ा सपोर्ट हमको मिला है, खास करके सिधौली में। जब भी कई सारे मामले ऐसे हुए हैं जहां पर ऐसा लगता है कि गलत तरीके से लिखाए गए हैं या गलत उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसी जगह पे भी सिधौली की जनता ने हमको सपोर्ट किया है। और कई बार जब ऐसा लगा है कि सच में कोई दोषी है और उसको सच में सजा मिलनी चाहिए, और वहां पे भी जो है लोगों ने आगे आके जो है उसमें वो किया है। तो निश्चित तौर पे जनता के सहयोग थे और सामाजिक पुलिसिंग की भावना को आगे रखते हुए जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनके अनुरूप बनाए गए कानूनों को हम लागू कर रहे हैं। आज जैसा कि हम देखते हैं पिक्चर वगैरह में, मूवी वगैरह में, मूवी देखने के बाद में आज ज्यादातर लोग गुड्डू भैया बनना चाह रहे हैं, कोई मिर्जापुर के मुन्ना भैया बनना चाह रहे हैं। उन लोगों पर कैसे शिकंजा कसेंगे ये कानून? नहीं, एक्चुअली में अगर कोई बनना चाह रहा है तो जो है शिकंजा कसने की जरूरत नहीं है, उनको समझाने की जरूरत है। क्योंकि वास्तव में जो फिल्म है वो मनोरंजन के लिए बहुत बेहतर हो सकती है, लेकिन आपके व्यवहारिक जीवन में उसका योगदान सही नहीं होगा। मुझे लगता है कि आपको अगर कुछ बनना है तो आप अब्दुल कलाम बनिएगा, आप जो है कोई आईएएस अधिकारी बनिएगा, कोई आईपीएस अधिकारी बनिएगा। इस देश में स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि उनसे बड़ा कोई जो है लीडर नहीं है। ठीक है, तो उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और हम सबको अपनी जो जनरेशन, आने वाली जनरेशन है, उसको यही मैसेज देना है कि अगर कुछ बनना है तो ऐसा बनिएगा कि आप जो है ध्रुव तारे की तरह जो है चमकते रहे, ना कि ऐसा बने कि जो है उसके बाद में फिर आपका परिवार उसको सफर करता है कई सारी चीजें। एग्जाम्पल के रूप में, जब भी कोई एक मुकदमा लिखा जाता है तो वो मुकदमा सिर्फ कागजों पे नहीं लिखा जाता है, वो किसी की जिंदगी पे लिखा जाता है, और सिर्फ जिस व्यक्ति के ऊपर लिखा जा रहा है उस व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता, वो आसपास के सारे लोगों को प्रभावित करता है। अगर कोई 17-18 साल के बच्चे के ऊपर कोई मुकदमा लिखा जा रहा है तो उसके मम्मी पापा के ऊपर लिखा जा रहा है, वो उसके परिवार के ऊपर लिखा जा रहा है। तो ये सब चीजें सोचने की जरूरत है। और जब भी कोई कुछ बनता है, कुछ अच्छा बनता है, तो वो सिर्फ वो नहीं बनता, उसके परिवार के सभी लोग कुछ ना कुछ बन जाते हैं। अभी जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं सेलेक्ट हुआ तो मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, मुझे लग रहा है कि जैसे पुलिसिंग में आने के बाद में मुझे तो उतना नहीं, लेकिन मेरे परिवार को जितना गर्व होता है वो एक बड़ी बात है। तो उस तरह ही हमें सोचना चाहिए, उसी तरह समाज का, एक बेहतर समाज का निर्माण हम कर सकते हैं। आज हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, लगातार एआई आने के बाद में अपराध भी बढ़ गया है। एआई जितना लाभप्रद है उससे कई गुना ज्यादा
खतरनाक भी साबित हो रहा है। आज हम देखते हैं कि लड़कियों की एआई के माध्यम से अश्लील फोटो बनाई जाती हैं, उसे वायरल किया जाता है। इन सब चीजों पर कैसे लगाम लगाएंगे ये कानून? नहीं, बिल्कुल इसमें, क्योंकि एआई अगर जो है अपराध को बढ़ावा देता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए उसी चीज का हम इस्तेमाल करते हैं। नए कानूनों में जैसे हम देख रहे हैं कि डिजिटल साक्ष्यों को एक महत्वपूर्ण साक्ष्य माना गया है। पहले क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति है और उसने किसी तरह की गवाही दे दी तो उसे हमें प्राइमरी साक्ष्य मानते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अगर कोई भी, मैं हमेशा कहता हूँ, कोई व्हाट्सएप चैट है, कोई भी ईमेल है, कोई मैसेज है, कोई वॉइस कॉल है, या कोई वीडियो कॉल है, या कोई वीडियो है, फोटो है, यह आज प्राइमरी साक्ष्य है। इसके लिए आपको कोई वो करने की जरूरत नहीं। आज के समय में ऐसा हो सकता है कि जो है कोई व्यक्ति झूठ बोल दे, बट टेक्नोलॉजी झूठ नहीं होती, तो उसी को आधार मान के रखोगे। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जब से इस तरह की चीजें जो हम बोलते हैं, एक तरह से इंटरनेट पर क्राइम के दौर में जो साइबर क्राइम जिसको हमने नाम दिया गया है, वैसा होता है, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से तैयार है। हम कई तरह से इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं, बट जरूरी है कि उसकी समय से सूचना पुलिस को दे दी जाए। 1930, आप सभी लोग जो भी देख रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि 1930 नंबर एक जरूर नोट करें आप अपनी डायरी में, क्योंकि जब भी आपके साथ में किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड होता है, चाहे आपके साथ में पैसे के लेन देन का, या कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, या कोई आपके मोबाइल पर अश्लील फोटो भेज रहा है, या कोई भी अश्लीलता भरी बातें कर रहा है, आप 1930 पे कॉल कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम आम लोग ये सोचते हैं कि 1930 पे कॉल करेंगे तो उससे ऐसा होगा कि शायद जो है पुलिस आएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब भी आप 1930 पे कॉल करते हैं तो वही कॉल सब सिस्टम पे एक साथ ट्रांसफर होता है। वही लोकल जहां से वो कॉल की गई है उस थाने को ट्रांसफर होगी, जहां का अभियुक्त है उसको भी ट्रांसफर होगी, जहां पर जिस माध्यम से घटना हुई है, जैसे सपोज दैट किसी ने पैसे ले लिए तो वो उस बैंक को भी जो है तुरंत सूचित होगी, और उससे हम जो है इस तरह के अपराधों पे लगा सकते हैं। उसमें हमारा अपना लोकल नेटवर्क सिस्टम काम करता है। तो आप 1930 पे कॉल कीजिएगा। अगर किसी कारण 1930 पे कॉल संभव नहीं है, आप थाने जाइएगा। थाने में थाना प्रभारी या कंप्यूटर ऑपरेटर से बात करके आप एनसीआरबी पोर्टल जो कि थानों पे चलता है उसके माध्यम से भी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। तो इसके लिए इन अपराधों को रोकने के लिए सबसे जरूरी है जागरूकता, कि आप जागरूक रहें और अपने मोबाइल पर ऐसे एप्लीकेशंस, ऐसे ऑनलाइन जो है पोर्टल ना सर्च करें जो वास्तव में जो है आपके काम के नहीं है, या जो आपको जो है खतरे में डाल सकते हैं। और जब अगर ऐसा कोई गलती से हो रहा है तो उसमें डरे नहीं, छुपाए नहीं कुछ, क्योंकि कई बार हम लोग जो है अपना नाम ना आ जाए, हमारे बारे में कोई गलत चर्चा न करने लगे, इस बात को लेकर छुपाने लगते हैं। बिल्कुल ना छुपाएं, बिल्कुल ना डरें, क्योंकि आप डरेंगे तो वो लोग आपको और नुकसान करेंगे। आप तुरंत पुलिस को सूचित करिएगा, 1930 पे कॉल करिएगा, थाने जाकर एनसीआरबी पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराइएगा। कई बार देखा गया जो रिटायर्ड लोग होते हैं, जो बुजुर्ग जिनके खातों में उनकी सैलरी आती है, ऐसे रिटायर्ड बुजुर्ग लोग इन साइबर अपराधियों के निशाने पर रहते हैं। वो कुछ समझ पाए उससे पहले ही उनके खातों से रकम जा चुकी होती है। नहीं, इसको सामान्य तरह से समझने की जरूरत है। देखिए, जब भी हमारे खाते से कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसके लिए हमारे खाते में मैसेज आता है, हमारे अकाउंट में मैसेज आता है। नॉर्मली 95% तक ये चीजें चल रही हैं। तो अगर हमारे खाते से कुछ भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो मैं एक आम भाषा में बताऊं कि आप तुरंत 1930 पे कॉल कीजिएगा। जिस खाते से आपका जो है पैसा निकला है, आप उस जो है ट्रांजैक्शन आईडी को बताइएगा, और ट्रांजैक्शन आईडी जैसे ही बताई जाएगी तुरंत वो थाने पे जाएगा, और थाना 5 या 7 मिनट में, हमारे यहाँ जो प्रेजेंट टाइम है वो 7 मिनट का है, 5 या 7 मिनट में हम उस पर जो है एक्शन ले लेते हैं। आप ये समझिएगा कि अगर उस खाते से, आपके खाते से वो खाता किसी वो जो पैसा है कई सारे खातों में क्यों ना ट्रांसफर हुआ हो, हम सबको फ्रीज कर सकते हैं। यहाँ तक कि 10-12 खाते में अगर वो ट्रांसफर हो जाता है उसको हम फ्रीज कर सकते हैं, वो भी 5-7 मिनट के अंदर। तो ये हमको समझने की जरूरत है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि तत्काल जो है 1920 पे कॉल की जाए। अगर आपके पैसे से किसी ने शॉपिंग भी कर ली है, हम उसे भी जो है रोक सकते हैं। तो इसमें जरूरी है कि हम सब लोग जो है 1930 पे कॉल करें और लगातार पुलिस पे जो है संपर्क बनाए रखें।
क्योंकि इसमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और समय लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है हम 1 घंटे बाद बताएं तो 1 घंटे बाद वो पैसा निकल जाए, तो इसको तत्काल जो है कार्रवाई करने की जरूरत है। संगठित अपराध करने वाले अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे ये नए कानून? देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है। जो संगठित अपराधी हैं, खास करके जो संपत्ति संबंधी अपराधी हैं या भूमाफिया हैं, उन पर जो है कठोर दंड की प्रक्रिया इसमें है। और वो प्रक्रिया बहुत सरल है। जैसे ही कोई अपराधी या कई अपराधी, 2 या 2 से अधिक अपराधी लगातार अपराध कर रहे हैं, उन पर जो है 111 जो है बीएनएस की धारा लगाई जा सकती है। और लगाने के बाद में उनकी जो भी संपत्ति है उसको कुर्क भी किया जा सकता है। उसके लिए बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है। तो जैसा मैंने कहा ना कि यह जो कानून है वो वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक मतलब बेहतर सामाजिक जो है बुनियाद की संरचना को आगे बढ़ाते हुए बनाए गए हैं। और इनको जो है बहुत आसानी से जो है हम और आपको मतलब हम और जनता को जो है लागू करना है। प्रायः देखते हैं कि अपराधी यहाँ अपराध करने के बाद विदेशों में भाग जाते हैं या विदेशों से बैठ करके यहाँ अपराध कराते हैं। पहले देखा जाता था कि हमारे कानून में ऐसा कोई प्रावधान खास नहीं था कि हम विदेशों में बैठे अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करा पाए। इस नए कानून में क्या उसे शामिल किया गया है? हाँ, बिल्कुल। निश्चित तौर पर जो हमारी आईपीसी थी उसमें कोई ऐसी धारा नहीं थी जो विदेश में अगर कोई बैठा व्यक्ति यहाँ पर अपराध कर रहा है उस पर लगाई जा सके। जो बीएनएस है इसमें इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं कि अगर आप देश में हो या विदेश में हो या किसी भी देश पे हो, आपके ऊपर जो है समान रूप से जो है आपराधिक जो है प्रक्रियाएं लागू की जा सकती हैं और उसी तरह से लागू की जाएंगी इंटरनेशनल रिलेशन को ध्यान में रखते हुए। और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे जो देश हो उसमें बैठे कोई भी व्यक्ति जो भारत में अपराध करेगा उस पर समान रूप से लागू। एक आखिरी सवाल, जनपद में देखा गया है कि पुलिस अधीक्षक सीतापुर अंकुर अग्रवाल जी के द्वारा एक नई पहल चलाई गई है। अपराधियों का सत्यापन हो रहा है, अपराधियों पर निगरानी की जा रही है। जो पेशेवर अपराधी हैं उन पर लगातार निगरानी उनकी की जा रही है, सत्यापन हो रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो चोरी जैसी घटनाओं में काफी हद तक कमी महसूस देखी गई है, दर्ज हुई है काफी कमी। इस पहल को कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से सर की ये बहुत अच्छी पहल थी और शुरुआत में हमको जब सर ने बताया तो उन्होंने मोटिवेट भी किया कि नहीं, क्योंकि बिकॉज सीतापुर कहीं ना कहीं पहले से ही चोरी के लिए जाना जाता रहा है। और अगर हम देखें तो यहाँ जो है बड़ी मात्रा में चोरियां लगातार घटती जा रही हैं, लगातार घटित होती थी। पिछले कुछ समय में हमने उसमें काफी जो है संख्या में उसमें जो है कमी लाई है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हमने यहाँ पर देखा कि जो भी अपराधी हैं, खास करके संपत्ति संबंधी अपराधी जो चोरी, लूट, डकैती यही सब करते हैं, वो एक बार करने के बाद में फिर पुनः प्रयास करते हैं और लगातार उनका एक तरह से पेशा इस तरह का हो गया था कि नहीं हम तो यही काम करेंगे। तो उसमें हमारे 3 स्टेप में, पहला तो उन अपराधियों की पहचान करना कि कौन कौन वो अपराधी हैं। पहचान करने के बाद में उनकी निगरानी करना। निगरानी करने के लिए हम मैनुअली और जो है इंटरनेट के माध्यम से दोनों तरीके हम अपना रहे हैं। हम उनकी लोकेशन अपने पास में रखते हैं एवरी टाइम। हालांकि उनको नहीं पता होगा कि वो कहाँ है, लेकिन हमको पता है कि वो कहाँ है। उस तरह से हम उन पर निगरानी रखते हैं। दूसरा क्या है कि अगर उन मैनुअली भी उनके घर पे जाके उनके जो है कहाँ लोकेशन है, कैसे नहीं है, तो जो हमारा बीट का आरक्षी है, जो बीट के सिपाही हैं, वो सब लोग जाके उनकी डिटेलिंग करते रहते हैं। तो लगातार निगरानी भी कर रहे हैं। दूसरा, उनके द्वारा जो पुराने मुकदमे हैं उनमें कार्रवाई को तेजी करवाया गया है, उनकी जमानतों को रद्द करवा रहे हैं। इवन जो जमानती भी हैं, जो जमानत देते हैं उनकी, उन पे भी हम जो है एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है वो लोग जमानत देके और फिर जो है उन पे क्या कार्रवाई हो रही है तो उस पे भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। और फिर तीसरा अंतिम रूप से कि उनको सभी को जल्दी से जल्दी सजा करना। तो ये 3 स्टेप में हम लगातार जो है काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इसमें हमने जो है इस प्रयास से हमको बहुत जो है मदद मिली है पिछले काफी समय में। खास करके अगर मैं सिदौली की बात करूं, लखनऊ बॉर्डर के करीब होने के कारण यहाँ पर चोरी प्रतिदिन की घटना थी। उसमें हमने इसी निगरानी के दम पर ये देखा है कि चोरी में काफी संख्या में कमी आई है। और इसमें हम लगातार आगे भी कार्रवाई करेंगे जब भी ऐसा होगा। और कोई भी अपराधी अपने आप को ये ना समझे कि वो पुलिस से बच जाएगा। अब पुलिस जो है पूरी तरह से जो है अपराध को जड़ से खत्म करने के का मूड बना चुकी है। और जैसा कि आपने कहा कि
पुलिस अधीक्षक सीतापुर सर अंकुर अग्रवाल सर के निर्देशन में हम सब लोग जो है चोरों पर जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दें। मतलब ये मान लिया जाए कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी मंचों से कहते हैं कि अपराधी अपराध छोड़ दे या उत्तर प्रदेश छोड़ दे, उसे उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से जमीन पर उतारेगी उनके इस सपने को। निश्चित तौर पे जो शासन प्रशासन की मंशा है और वो मंशा बहुत साफ है कि अगर कोई भी अपराध होगा, चाहे वो महिला संबंधी अपराध हो, चाहे वो संपत्ति संबंधी अपराध हो या किसी भी तरह का इस तरह का अपराध है, तो वो टॉलरेट नहीं है। उस पर जो है लगातार जो है लगाम लगाई जा रही है और उसमें जो भी कड़े फैसले हम लेंगे, जो भी लिए जा सकते हैं, उसको जो है विधिक रूप से उनको जो है पूरा करने का प्रयास करेंगे और शासन प्रशासन की मंशा के अनुरूप और जो भी उच्च अधिकारियों के आदेश निर्देश रहते हैं उसके अनुरूप जो है कार्य किया जा रहा है। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ में क्षेत्राधिकारी सिधौली मोहन कपूर कुमार जी। इनसे हमने जाना कि जो 3 नए कानून बनाए गए हैं वो किस प्रकार से अपराधियों की कमर तोड़ेंगे। उनसे हमें यह जानकारी मिली कि अब जो 7 समंदर पार बैठ करके अपराधी अपराध करते थे और या लचीले कानून का फायदा उठाते थे, अब ऐसे अपराधियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। साथ ही यह भी जानकारी मिली कि जो संगठित अपराध करने वाले लोग हैं उनकी भी कमर तोड़ने की तैयारी उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन नए कानूनों के जरिए कर ली है। साथ ही सीतापुर पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल जी ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके अंतर्गत जो अपराधी हैं, जो पेशेवर अपराधी हैं, उनका लगातार सत्यापन कराया जाएगा। उन पर लगातार पुलिस टीम निगरानी उनकी करेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं चोरी और छिनैती जैसी जो घटनाएं हैं उनमें काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी और इसका उदाहरण दिखाई भी दे रहा है। पिछले कुछ महीनों में पूरे जनपद में काफ़ी हद तक चोरी और छिनैती जैसी घटनाओं में कमी महसूस की गई है। यूपी 100 न्यूज़ टीवी के लिए हिमांशु शुक्ला।